हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हमारे जो काव्यखंड है उसके जितने भी चैप्टर है 13 जो चैप्टर है, ठीक है। काव्यखंड में कितने चैप्टर है? 13। उन सभी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काव्यखंड का हम लोग 120 प्रश्न देखेंगे। अगर आपको फ्री PDF और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सभी चैप्टर्स का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। हमारे काव्यखंड में जो 13 चैप्टर है उन सभी का आज हम सम्मिलित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करवक के रचयिता कौन है? ठीक है, करवक के रचयिता कौन है? तो करवक के जो रचयिता है वो है जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी करवक के रचयिता है, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। करवक जो है इसके जो रचयिता है वो कौन है? इसके जो लेखक है, रचनाकार, वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी। और करवक जो है वो कहाँ से लिया गया है? उनकी किस रचना का अंश है? तो पद्मावत, ठीक है, पद्मावत से लिया गया है करवक, ठीक है। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या है? करवक के रचयिता कौन है? तो कौन है? जायसी, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो कि करवक के रचयिता है, उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 1492 में, ठीक है। 1492 में किनका जन्म हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि करवक के रचयिता है, ठीक है। करवक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत का एक अंश है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान किस प्रदेश में हुआ था? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म स्थान है, अर्थात उनका जो जन्म है, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हमारे बुक में जितने भी राइटर उसमें से अधिकतर जो है वो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, ये उनका जन्म स्थान था, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी? लगभग एक अनुमानित तिथि बताई गई है, ठीक है। उनके बारे में किसी को फिक्स पता नहीं है, फिक्स जो डेट है, तो लगभग अनुमानतः है ये कि 1548 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी? अनुमानतः 1548 ईस्वी में, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी जी है वह किसके कवि है? ठीक है, किस चीज के कवि है? तो वो प्रेम के पीर के कवि है। उन्होंने इसमें एक प्रेम कथा का ही वर्णन किया है, ठीक है। राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन उन्होंने किया है पद्मावत में, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस चीज़ के कवि है? तो वे प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, चित्ररेखा किसकी रचना है? ठीक है, चित्ररेखा जो है किनकी रचना है? तो ये जायसी जी की रचना है, चित्ररेखा, ठीक है। जायसी जी की महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो पद्मावत, ठीक है, पद्मावत हो गया, कहरनामा, कहरनामा, ठीक है, पद्मावत, कहरनामा, चित्ररेखा, ये सब जायसी जी की महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है। ये सब क्या है? जायसी जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत और कहरनामा किनकी रचना है? ठीक है, पद्मावत और कहरनामा किनकी रचना है? हम लोगों ने जस्ट देखा है जायसी जी की प्रमुख रचनाएं को, तो ये किनकी रचना है? जायसी जी की, ठीक है। पद्मावत और कहरनामा किनकी रचना है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ठीक है, जायसी
जिन्होंने जो रचना की है उनकी रचना का जो मुख्य भाषा है वो क्या है, अवधी। ठीक है, तो उनकी जायसी रचित पद्मावत, ठीक है, इसमें किसकी भाषा पूछ रहा है, पद्मावत। पद्मावत की रचना जो की है और इसी का एक अंश है करबक, तो यह किस भाषा में रचित है, तो ये अवधी में रचित है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, अवधी। ठीक है, अवधी में पद्मावत की रचना हुई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है वो किस परंपरा के कवि है, प्रेम के पीर के कवि है। और किस काव्य परंपरा के, तो वो प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि है। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। ठीक है, जायसी जी का जो काव्य है वह किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो वह समुद्र की भांति, ठीक है, समुद्र जैसा है, समुद्र की भांति क्या है, गंभीर एवं व्यापक है। ठीक है, उन्होंने समुद्र से अपने काव्य की तुलना की है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो सूर्य है वो किसे कहा जाता है, सूरदास को। ठीक है, किसे कहा गया है, सूरदास को। तो हम लोग आ गए सेकेंड चैप्टर पे। ये सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। हमारे जो चैप्टर में है, हमारे जो काव्य खंड में है, इनका जो चैप्टर है वो क्या है, सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास के पद, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, सूरदास। इसके जो रचनाकार है वो कौन है, सूरदास। और ये जो है ये किस भाषा में है, ब्रज भाषा। ठीक है, पद्मावत किस भाषा में है, पद्मावत अवधी में है। जबकि ये जो है सूरदास के पद वह किस भाषा में है, तो वो जो है यह ब्रज भाषा में है। ठीक है, सूरदास के पद जो कि सूरदास जी की रचना है और यह कृष्ण भक्ति के कवि है और उन्होंने कृष्ण भगवान पे ये कविता लिखी है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, सूरदास को। हम लोगों ने देख लिया इसे। अगले क्वेश्चन को अब हम लोग देखें। 12 नंबर क्वेश्चन जो है, रामभती गोखरकनी में, ठीक है, बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है। ठीक है, रामभती गौ खड़िकनी में बछड़ा हितधाई, यह जो पंक्ति है वह यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो यह सूरदास के पद से लिया गया है। ठीक है, जिसमें यशोदा माँ के द्वारा कृष्ण भगवान को जगाया जा रहा है, भोर होने की सूचना दी जा रही है। वह कहते हैं कि अब उठो, ये जो है गैया जो है वो गौशाला की तरफ भाग रही है, दौड़ी चली जा रही है अपने बछड़ों के पास दूध पिलाने के लिए। ठीक है, तरह तरह के संदेश दे रही है वो कि सुबह हो गया है। तो यह जो है वो सूरदास के पद से लिया गया है, रामभती गोखरकनी में बछड़ा हित धाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूरदास किस शाखा के कवि है। ठीक है, सूरदास जो है वह किस शाखा के कवि है, तो वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, सूरदास किस शाखा के कवि है, कृष्ण भक्ति शाखा के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ब्रज भाषा। ठीक है, सूरदास जो है वह किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, ब्रज भाषा। और इनका जो सूरदास के पद जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है वह भी ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। ठीक है, प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है। ठीक है, प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है, तो उन्हें भोर होने की सूचना दी जा रही है। यशोदा माँ के द्वारा उन्हें भोर होने की सूचना दी जा रही है कि अब उठो, मुर्गा तमचुर जिसको बताया गया है, ठीक है, उसकी खगरोर, उसके आवाज़ सुनाई पड़ रहे हैं। गाय जो है वो गौशाला की तरफ भागी जा रही है। ठीक है, कमल के फूल खिल उठे हैं, कुमुद के पुष्पों ने अपने पंखुड़ियों को संकुचित कर लिया है। यह सब संकेत दिया जा रहा है कृष्ण को कि अब सुबह हो गई है, उठिए हे ब्रजराज। तो ये जो है यशोदा माँ के द्वारा कृष्ण को जगाया जाता है, भोर होने की सूचना दी जा रही है उन्हें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। ठीक है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो 1478। ठीक है, 1478 ये उनकी अनुमानित जन्म तिथि है।
अनुमान लगाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास के जो दीक्षा गुरु थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था बल्लभाचार्य। ठीक है, दैन्य भाव के वो पद गाते थे, उनका क्या नाम है, बल्लभाचार्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूर सागर किसकी रचना है। ठीक है, सूर सागर जो है वह किसकी रचना है, तो सूरदास की। ठीक है, सूर सागर किसकी रचना है, तो ये जो रचना है वो सूरदास की रचना है। हम लोग सूरदास के इंपॉर्टेंट रचनाओं को देखें तो उसमें जो है सूर सराबली, ठीक है, सूर सराबली हो गया, राधा रसकेली, सूर सागर, ठीक है, ये सब जो रचना है ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, किनकी, सूरदास जी की। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो है सूर सराबली, राधा रसकेली और साहित्य लहरी, ये जो रचनाएं हैं यह सूरदास जी की है। ठीक है, तो कौन सी रचना है, बड़वई रामायण, ये किन की रचना है, यह तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, यह किन की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है, तो ये सूरदास जी की रचना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बड़वई रामायण, जो कि सूरदास जी की रचना नहीं है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है। ठीक है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है, तो वात्सल्य रस। ठीक है, और अगर जायसी जी के पदों का बात करें तो उनमें कौन सा रस है, श्रृंगार रस। ठीक है, जायसी के पदों में कौन सा रस है, श्रृंगार रस, और सूरदास के पदों में वात्सल्य रस। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है, बड़वई रामायण किन की रचना है। ठीक है, बड़वई रामायण किन की रचना है, तो यह तुलसीदास जी की रचना है। बड़वई रामायण किन की रचना है, तुलसीदास जी की। तो अब हम लोग तुलसीदास द्वारा जो रचित इसमें है तुलसीदास के पद। ठीक है, हमारे तुलसी के पद, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तुलसीदास। और अगर इनके इम्पोर्टेंट रचना की बात करें तो बड़वई रामायण, फिर से ये हो जाएगा हनुमान बाहुक। ठीक है, यह सब जो है ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। तो हम लोग आगे देखते हैं, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। ठीक है, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया, तो वो 15 वर्ष रहे थे काशी में। ठीक है, 15 वर्ष काशी में तुलसीदास ने रहा और वहाँ पे उन्होंने विद्या अध्ययन किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 15 वर्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, तो बल्लभाचार्य। ठीक है, बल्लभाचार्य। और तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरि दास। ठीक है, नरहरि दास जो है वह तुलसीदास के दीक्षा गुरु है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नरहरि दास। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था। ठीक है, तुलसीदास के माता का क्या नाम था, हुलसी। ठीक है, हुलसी जो है वह तुलसीदास की माता है। ठीक है, और उन्हें जो पालने वाली थी, ठीक है, उसका नाम क्या था, चुनिया। ठीक है, वह एक प्रतिपालिका दासी थी, अर्थात पालन करने वाली थी। ठीक है, प्रतिपालिका दासी। तो चुनिया कौन है, चुनिया उन्हें उनकी पालन करने वाली दासी है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ था, तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका भी जो जन्म स्थान है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश ही है, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 26 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा,
तुलसीदास किस काल के कवि थे? ठीक है, तुलसीदास जी जो है वह किस काल के कवि थे? तो वो भक्ति काल के कवि है। तुलसीदास जी जो है वह किस काल के कवि है? भक्ति काल के। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। रामचरितमानस, ठीक है, तुलसीदास जी की इंपोर्टेंट रचना की बात करें तो कवितावली, बरवई रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, ये जो है इनकी मुख्यतः रचना है, प्रमुख रचना है। तो सूरसागर जो है वो किनकी रचना है? सूरदास जी की। ठीक है, सूरदास जी की इंपॉर्टेंट रचना में हम लोगों ने देखा था इसे। तो सूरदास की जो इंपॉर्टेंट रचना है वो क्या है? सूरसागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सूरसागर, क्योंकि यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? ठीक है, कबहू का अम्ब अवसर पाई। अम्ब का संबोधन उन्होंने किसके लिए किया है? माँ सीता के लिए किया है। ठीक है, तो तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? सीता जी की। ठीक है, हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है? तुलसीदास का जो पद है उसमें अम्ब संबोधन तुलसीदास ने किसके लिए किया है? तो माँ सीता के लिए किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन जो है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? ठीक है, तुलसीदास का जो दोनों पद है उसमें किस रस की व्यंजना हुई है? तो उसमें भक्ति रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, श्रृंगार रस जयसी जी की रचनाओं में, सूरदास की रचना में वात्सल्य रस और तुलसीदास की रचना में भक्ति रस। ठीक है, तो आप लोग को ये याद भी होता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, हनुमान बाहुक की रचना कितने छंदों में की गई है? ठीक है, हनुमान बाहुक जो कि किनकी रचना है? तुलसीदास जी की इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, तो इसकी जो रचना है वह कितने छंदों में है? तो 44 छंदों में। ठीक है, 44 छंदों में इसकी रचना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? ठीक है, तुलसीदास जी जो है वह किस शाखा के कवि हैं? तो वो राम मार्गी शाखा के कवि है। वही अगर हम सूरदास जी की बात करें तो वो कृष्ण मार्गी शाखा के कवि है। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ रहा है तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो राम मार्गी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, पाठ पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो तुलसी के पद है वह तुलसीदास जी की किस कृति से लिया गया है? तो विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका किनकी रचना है? तुलसीदास जी की। तो यह वहीं से लिया गया है, विनय पत्रिका से। 33 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो हम लोग 4 चैप्टर पे आ गए। तो 4 चैप्टर जो है वो क्या है? हमारा छप्य। ठीक है, छप्य है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? नाभादास। तो अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं कि नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570। ठीक है, 1570 ये भी अनुमानित जन्म तिथि ही है। ठीक है, फिक्स जो डेट है वो पता नहीं है, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1570 में इनका जन्म हुआ होगा। ठीक है, एक अनुमानित जन्म तिथि है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? ठीक है, अगर हम सूरदास के दीक्षा गुरु का बात करें तो वो बल्लभाचार्य थे, तुलसीदास के नरहरि दास और अब है नाभादास। ठीक है, तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु है उनका नाम है स्वामी अग्रदास। ठीक है, एक बार रिवीजन के पॉइंट से हम लोग देखते हैं। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम, कंफ्यूज मत होइएगा, सूरदास के जो दीक्षा गुरु है वो कौन है? बल्लभाचार्य। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम है? नरहरि दास। ठीक है, नरहरि दास। और सूरदास हो गया, तुलसीदास और नाभादास। ठीक है, नाभादास के जो दीक्षा गुरु है वो कौन है? स्वामी अग्रदास। ठीक है, स्वामी अग्रदास नाभादास के दीक्षा गुरु है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? ठीक है, नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? तो वृंदावन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वृंदावन उनका अस्थाई निवास था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना नाभादास की है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो नाभादास जी की है। तो देखेंगे भक्तमाल है। ठीक है, ये भक्तमाल है।
तो भक्तमाल, सूरसागर, विनय पत्रिका और वड़वई रामायण। तो सूरसागर किनकी रचना है? सूरदास जी की। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से देखें कि हमें सभी कवि के जो रचना है वो याद हो जाए। और विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास जी की रचना है। किनकी रचना है ये? तुलसीदास जी की रचना है। वड़वई रामायण भी तुलसीदास जी की ही रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? भक्तमाल। ये नाभादास जी की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? ठीक है, नाभादास जी की जो कविता है वह छप्य, ठीक है, छप्य जो है वह किन दो कवियों के बारे में है? तो ये जो है सूरदास और कबीर। ठीक है, सूरदास और कबीर के बारे में नाभादास जी की जो रचना है छप्य वह है। ठीक है, सूरदास और कबीर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के कवि थे? ठीक है, नाभादास जो है वह किस धारा के कवि है? 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के वो कवि हैं। ठीक है, किस धारा के कवि है? राम भक्त धारा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, नाभादास जी किस धारा के संत थे? ठीक है, तो यहाँ पे होगा वैष्णव दर्शन के। ठीक है, किस दर्शन के संत थे ये भी पूछा जाए तो वह किस दर्शन के हो जाएंगे? वैष्णव दर्शन के। ठीक है, वैष्णव दर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखें। नाभादास किसके समकालीन थे? ठीक है, नाभादास जो है वह किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास जी के समकालीन थे। ठीक है, किसके समकालीन थे नाभादास? तुलसीदास जी के समकालीन थे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, नाभादास के 316 छप्पियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? इस बार मॉडल पेपर में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यह मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो नाभादास के 316 छप्पियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णन है? तो 200। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 200। 200 जो भक्त है नाभादास का जो 316 छप्पे है उसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छप्पे नाभादास के किस रचना से संकलित है? ठीक है, छप्पे जो है वह नाभादास के किस रचना से संकलित है? तो 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें देखेंगे वड़वई रामायण और विनय पत्रिका, ये दोनों जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, भक्तमाल और अष्टयाम इनकी रचना है। तो भक्तमाल से संकलित है छप्य। ठीक है, जो कि नाभादास जी की रचना है। 43 नंबर क्वेश्चन है, कवित के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो अब हम लोग 5 चैप्टर पे आ गए। कवित के रचनाकार कौन है? कवित के जो रचनाकार है वो भूषण है। ठीक है, उन्होंने अपने 2 प्रिय नायकों के ऊपर कवित की रचना की है, छत्रसाल और शिवाजी। ठीक है, छत्रसाल और शिवाजी, इन दोनों के ऊपर, ये दोनों इनके प्रिय नायक है, तो इनके ऊपर उन्होंने कवित की रचना की है। तो कवित के रचनाकार कौन है? तो भूषण। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? ठीक है, भूषण की जो कविता है उसमें कौन सा रस पाया गया है? फोर्टी नंबर क्वेश्चन है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस। ठीक है, वीर रस, वात्सल्य रस सूरदास जी की कविता में। ठीक है, श्रृंगार रस जो है वह जयसी जी की रचना में, भक्ति रस जो है वो तुलसीदास जी की रचना में, और वीर रस जो है वो भूषण की कविता में पाया जाता है। ठीक है, पाया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? ठीक है, यशोगान किया गया है कितने छंदों में? तो 10 छंदों में। ठीक है, छत्रसाल दशक जो है उसके 10 छंदों में महाराजा छत्रसाल जो है उनकी वीरता का यशोगान किया गया है। ठीक है, भूषण के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कवि भूषण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? ठीक है, कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसके द्वारा दी गई है? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसार। ठीक है,
इसे हम लोग देखते हैं, रुद्रशाह है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह के द्वारा इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी गई है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ख, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह के। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 47 नंबर क्वेश्चन है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ठीक है, क्या है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105। ठीक है, 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है शिवराज भूषण में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 105। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? ठीक है, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में? तो 52। ठीक है, 52 मुक्तकों में शिवाजी, ठीक है, किनकी वीरता का बखान? तो शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि थे? ठीक है, भूषण जो है वह किस काल के कवि है? तो भूषण रीति काल के कवि थे। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण रीति काल के कवि थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, रीति काल। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी जो है वो भूषण के कौन है? भूषण के भाई है। ठीक है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन है? तो भूषण के भाई है चिंतामणि त्रिपाठी। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना भूषण की नहीं है? ठीक है, हमारे सामने 4 रचनाएं दी गई है, तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो भूषण की नहीं है? तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये भूषण की रचनाएं हैं। और सूर सरावली जो है वो किनकी रचना है? सूरदास जी की रचना है, सूर सरावली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सूर सरावली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म स्थान है वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वाराणसी जिला है और उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, तो जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। किनका? जयशंकर प्रसाद का। और इनकी जो कौन सी रचना है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है? तो तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, ये जो इनकी रचना है ये हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। और ये किसका अंश है? तो ये कामायनी से लिया गया है। ठीक है, कामायनी से लिया गया है। इसमें जो पात्र है तुमुल कोलाहल कलह में वो कौन है? श्रद्धा और मनु। ठीक है, इनके वार्तालाप को दर्शाया गया है। इसमें जो है श्रद्धा जो है वो मनु को संबोधित करते हुए क्या क्या बोल रही है वह इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कल्पना किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखें, 53 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद, देवी प्रसाद साहू। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? तो देवी प्रसाद साहू। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट किनके पिताजी का नाम है? तो यह बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य क्या है? तो कामायनी। ठीक है, और ये कामायनी से ही लिया गया है। उनकी जो रचना है तुमुल कोलाहल कलह में, यह कामायनी से ही लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कामायनी, ये उनका महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? ठीक है, कंकाल जो है यह जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है और यह काफ़ी चर्चित उपन्यास है उनका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? ठीक है, इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की है? तो झरना हो गया, तितली और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इनमें से जो सभी रचनाएं हैं वह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, तो इनमें सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्यकृति है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद नाट्यकृति अर्थात नाटक। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का सफलतम नाट्यकृति कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी उनका सफलतम नाट्य कृति है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 58 नंबर जो क्वेश्चन है,
जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी जो है वह छायावाद के हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान यह सब छायावादी कवित्री हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। और उनके पितामह अर्थात दादाजी का क्या नाम था? शिवरत्न साहू। ठीक है, लोग इन्हें सुंघनी साहू के नाम से भी जानते थे क्योंकि यह तंबाकू की व्यापारी करते थे, तो सुंघनी साहू के नाम से भी लोग इन्हें जानते थे। ठीक है, अब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवरत्न साहू जो कि जयशंकर प्रसाद जी के दादा थे, उन्हें लोग किस नाम से जानते थे? तो सुंघनी साहू। ठीक है, किस कारण? तो तंबाकू के कारण। ठीक है, तंबाकू को सुंघनी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? ठीक है, तुमुल कोलाहल कलह में जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो कामायनी। ठीक है, कामायनी से लिया गया है तुमुल कोलाहल कलह में, और यह क्या है? उनका महाकाव्य है कामायनी। अगले क्वेश्चन को देखें, 61 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? हम लोग अगले चैप्टर पे आ गए हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो है यह पुत्र वियोग की कवित्री हैं। ठीक है, पुत्र वियोग इनका रचना है हमारे पाठ्य पुस्तक में, पुत्र वियोग। ठीक है, ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। ठीक है, कार दुर्घटना में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, और ठाकुर लक्ष्मण सिंह ये उनके पति का नाम था। तो पिता का नाम इसमें पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ठाकुर रामनाथ सिंह उनके पिताजी का नाम था। अगले क्वेश्चन को देखें, 63 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है, कूली प्रथा तथा गुलामी की नशा किनकी रचना है? ठीक है, कूली प्रथा और गुलामी की नशा जो रचना है यह किनकी रचना है? तो ये जो रचना है यह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति, ठीक है, अर्थात ठाकुर लक्ष्मण सिंह की चौहान जी की रचना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश में किस पार्टी की MLA थी? ठीक है, किस पार्टी की MLA थी? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है वह कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की MLA थी। और कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, MLA और MP। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है M से MP और M से ML। तो MLA किस राज्य से? तो MP से थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 66 नंबर क्वेश्चन है, क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? ठीक है, क्रॉसवेट गर्ल्स स्कूल में जिसमें वो पढ़ाई करती थी सुभद्रा कुमारी चौहान, तो वहाँ जो उनकी मित्र थी वो कौन थी? तो वो महादेवी वर्मा थी। ठीक है, महादेवी वर्मा उनकी मित्र थी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो यह मुकुल से लिया गया है। ठीक है, मुकुल से लिया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 68 नंबर क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी किस रचना के लिए 1930 में से कसरिया पुरस्कार दिया गया है? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को उनकी किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? से कसरिया पुरस्कार। तो उन्हें मुकुल के लिए दिया गया है। ठीक है, मुकुल उन्हें किस रचना के लिए दिया गया है? मुकुल के लिए। और मुकुल का ही एक अंश है पुत्र वियोग। ठीक है, मुकुल क्या है? कविता संग्रह है इनका। मुकुल क्या है? कविता संग्रह है। तो मुकुल के लिए इन्हें 1930 में से कसरिया पुरस्कार मिला हुआ है। और मुकुल का ही एक अंश है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पुत्र वियोग जो कविता है इसमें कवित्री का खिलौना क्या है?
इसमें लिखा है कवित्री ने कि छिन ही गया खिलौना मेरा। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का जो खिलौना है वो उनका पुत्र है। ठीक है, अपने पुत्र के बारे में उन्होंने इस कविता में जिक्र किया है। वो उनका पुत्र जो जिसका निधन हो गया है उसका वो शोक मना रही है और उसी के भाव में उन्होंने लिखा है कि छिन ही गया खिलौना मेरा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है कि शमशेर बहादुर सिंह जो कि किसके रचनाकार है, उषा के। ठीक है, उषा क्या है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो देहरादून उत्तराखंड शमशेर बहादुर सिंह जी का क्या है, जन्म स्थान है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो तारीफ सिंह, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी जो कि उषा के रचनाकार है, इनके जो पिता का नाम था वो क्या था, तारीफ सिंह। तारीफ सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया। ठीक है, उन्होंने किस कोश का संपादन किया था, तो उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया था। किन्होंने, तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन, कवियों का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, कवियों का कवि किसे कहा गया है, तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा गया है जो कि उषा के रचनाकार है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 74 नंबर क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सोवियत रूस। ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा उन्होंने 1978 में की थी। ठीक है, और आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी, तो 1978 में। ठीक है, तो आप लोग दोनों प्रकार से इसे याद रखें, प्रिपेयर होके रहे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ठीक है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में ही देखा है कि उषा जो है वो क्या है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1951। ठीक है, दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1951। ये इसका सही आंसर होगा, 1951 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने और उदिता, ये तीनों जो है वो शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो यह उषा की पंक्ति है। ठीक है, जादू टूटता है इस उषा का। ठीक है, उषा जो है सूर्योदय होने से पहले का जो समय रहता है उसे उषा कहते हैं। आकाश की जो नीलिमा और सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा रहती है, वो जो अनोखा चित्र बनाया रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, वह नष्ट होने लगता है, वह लुप्त हो जाता है। तो जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, तो यह उषा से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, 79 नंबर क्वेश्चन है, गजानन मानव मुक्ति बोध का जन्म स्थान कहाँ है। 79 नंबर क्वेश्चन है, गजानन मानव मुक्ति बोध जी का जनजन का चेहरा एक। ठीक है, इनका जो रचना है हमारे पाठ्य पुस्तक में वो क्या है, जनजन का चेहरा एक। जनजन का चेहरा एक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। किनका, गजानन मानव मुक्ति बोध का, जो कि जनजन के चेहरा एक के रचनाकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे,
80 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। ठीक है, तो प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ है गजानन मानव मुक्ति बोध का उदय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, प्रयोगवादी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, काठ का सपना के रचयिता कौन है। ठीक है, काठ का सपना के रचनाकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, मुक्ति बोध, जिनका पूरा नाम गजानन मानव मुक्ति बोध है। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्ति बोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्र का संपादन किया। ठीक है, तो नया खून का उन्होंने संपादन किया था, जो कि कहाँ से निकलती थी, नागपुर से। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागपुर मुक्ति बोध ने नया खून का जो संपादन किया वह कहाँ से निकलती थी, तो वह नागपुर से निकलती थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन है, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की। ठीक है, तो उन्होंने पत्रकार के रूप में नौकरी किया था वहाँ पे। ठीक है, मुक्ति बोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में पत्रकार के रूप में नौकरी किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस लेखक की रचना है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किस लेखक की रचना है। तो ये हो जाएगा गजानन मानव मुक्ति बोध का। अगर आपसे पूछ रहा है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, तो ये किनकी रचना है, तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, आप अंतर समझिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, और इनका रचना है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी किनकी रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जबकि कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है, तो गजानन मानव मुक्ति बोध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता गजानन मानव मुक्ति बोध है, जबकि कामायनी के रचयिता जो है वह जयशंकर प्रसाद है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, यह किस लेखक की रचना है। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो मुक्ति बोध। ठीक है, मुक्ति बोध जी की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। ठीक है, अधिनायक शीर्षक कविता जो है वह किस पुस्तक से ली गई है। यहाँ पे है अधिनायक शीर्षक कविता, तो यह आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है अधिनायक। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अधिनायक के जो रचनाकार है वो कौन है, रघुवीर सहाय। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन जो है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है, तो रघुवीर सहाय जी का जो जन्म स्थान है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, और रघुवीर सहाय का लखनऊ उत्तर प्रदेश। गजानन मानव मुक्ति बोध का श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, लोग भूल गए हैं जो कि किनकी रचना है, रघुवीर सहाय जी की। इस पर उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोग भूल गए हैं पर रघुवीर सहाय जी को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना फटा सुथन्ना पहना हुआ है। सुथन्ना अर्थात फटा हुआ ढीला ढाला जो पैंट होता है उसे सुथन्ना कहा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना जो है वो फटा सुथन्ना पहना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। 91 नंबर क्वेश्चन, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था।
रघुवीर सहाय जो कि अधिनायक के रचनाकार है, उनके पिता का क्या नाम है? तो उनके पिता का नाम है हरदेव सहाय। ठीक है, हरदेव सहाय रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस साप्ताहिक पत्रिका के प्रधान संपादक थे? ठीक है, रघुवीर सहाय जी जो है वह किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे? 92 नंबर क्वेश्चन है, दिनमान। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? दिनमान। दिनमान के वो प्रधान संपादक थे। 93 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? एक आम आदमी है जो कि राष्ट्रीय त्योहार के दिन फटा सुथन्ना पहना हुआ है, ढीला ढाला पैंट पहना हुआ है, फटा हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आम आदमी। हरचरना जो है वह आम आदमी का प्रतिनिधि है, आम आदमी का अभिनय कर रहा है इसमें। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना क्या है? प्यारे नन्हे बेटी को, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो देखेंगे इसका कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान है रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? रायपुर, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काव्य खंड के। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? ठीक है, कौन सा पुरस्कार बोल रहा है? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार यह विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है। और कब मिला है? तो 1990 में विनोद कुमार शुक्ल जी को यह दिया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल जी की कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है? तो प्यारे नन्हे बेटे को। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो वह भिलाई, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। जबकि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? रायपुर, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद। ठीक है, उनका जो पहला कविता संग्रह था वह क्या था? लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ? तो 1971 में प्रकाशित हुआ था वो पहचान सीरीज के अंतर्गत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1971। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल द्वारा फिल्म बनाई गई थी? तो नौकर की कमीज। ठीक है, नौकर की कमीज पर फिल्म बनाई गई है मणिकौल के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? नौकर की कमीज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 99 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ठीक है, इसमें जो कवि है वह बिटिया से पूछता है कि बताओ लोहा कहाँ कहाँ है। उसके बाद कवि उसे समझा करके भी बताता है अपने उपयोग के अनुसार कि लोहा कहाँ कहाँ है। फिर पत्नी भी उसे समझाती है, ठीक है, कि उसके जो उपयोग में जो आने वाली वस्तुएं है उसमें वह लोहा ढूंढती है। इसमें इस कविता में जो सारा परिवार है वह लोहा की खोज कर रहा है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर, ये पीछे वाला क्वेश्चन है, हम लोग देख रहे थे अभी कि लोहा किसका प्रतीक है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा जो है वह कर्म का प्रतीक है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कर्म का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 100 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को नहीं दिया गया है? अर्थात इसमें से जो 3 सम्मान है वह विनोद कुमार शुक्ल जी को मिल चुका है। तो देखेंगे, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1990 में उन्हें मिला है, हम लोगों ने देखा। कवि शिखर सम्मान भी उन्हें प्राप्त है और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पद्म भूषण सम्मान। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान कहाँ है? 101 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सागर, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सागर, मध्य प्रदेश, जो कि अशोक वाजपेयी जी का मूल निवास स्थान है। और अशोक वाजपेयी जी की कौन सी रचना हमारे पाठ्य पुस्तक में है? तो हार जीत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या है? परमानंद वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, परमानंद वाजपेयी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ठीक है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की, यह जो पंक्ति है यह हार जीत से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? ठीक है, अशोक वाजपेयी जी जो है वह किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रहे हैं। वो कौन? अशोक वाजपेयी जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत जो है वह गद्य कविता है। ठीक है, उसमें तुक नहीं मिलाया गया है। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं किसी कविता को तो वह इस प्रकार लिखा गया रहता है कि यहाँ पे जो है वो सेंटेंस बाद वाला भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है हार जीत में। वह एक कहानी के टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हम गद्य कविता कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसकी रचना है? ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है। कहीं नहीं वही जो कविता संग्रह है वह किनकी रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी जी की रचना है। कहीं नहीं वही। ठीक है, यह किनकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की रचना है कहीं नहीं वही। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? ठीक है, तो हार जीत कविता में जो उत्सव है वह आम नागरिक मना रहे हैं। ठीक है, कौन मना रहे हैं? वे उत्सव मना रहे हैं। यही से स्टार्ट होता है ये गद्य कविता। तो वे कौन है? आम नागरिक है, जो कि जिन्हें बताया गया है कि उनके जो राजा है और सेना है वह विजयी होकर आ रही है, उसका उत्सव वो लोग मना रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? ठीक है, तो ये भी अशोक वाजपेयी जी की ही कृति है। घास में दुबका आकाश और कहीं नहीं वही, यह सब जो है यह अशोक वाजपेयी जी की कृति है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मशक वाला क्या कर रहा है? तो मशक वाला जो है वह सड़क सींच रहा है। ठीक है, और सड़क सींचते सींचते वह क्या बोलता है कि एक बार फिर से हम लोग हार गए हैं। ठीक है, तो ये जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? ठीक है, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो वो आधुनिक काल के कवि है अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? आधुनिक काल। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? ठीक है, गांव का घर जो कविता क्या है? कविता है, तो यह संस्यात्मा से लिया गया है। संस्यात्मा क्या है? एक कविता संग्रह है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ठीक है, ज्ञानेंद्रपति कारा अधीक्षक के पद पर थे। ठीक है, कारा अधीक्षक के पद पर थे। कौन? ज्ञानेंद्रपति, जो कि गांव के घर के रचनाकार है। अगले क्वेश्चन को देखें। पंचायती राज में क्या खो गया है? ठीक है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो ज्ञानेंद्रपति जी कहते हैं कि पंचायती राज में पंच परमेश्वर लुप्त हो गए हैं, खो गए हैं, जिसके कारण गांव के जो लोग हैं उन्हें शहर में जाना पड़ता है, अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पंच परमेश्वर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया? हिंदी में एमए उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया है। ठीक है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से उन्होंने हिंदी में एमए किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ज्ञानेंद्रपति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, 115 नंबर क्वेश्चन है। तो संस्यात्मा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? संस्यात्मा, और संस्यात्मा का ही एक अंश है, संस्यात्मा से ही लिया गया है गांव का घर। ठीक है, गांव का घर जो है वो संस्यात्मा से ही लिया गया है, और संस्यात्मा पे उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो कवि कहते हैं कि गांव में अब लोकगीत के जगह शोक गीत सुनाई पड़ती है। शोक गीत उन्होंने आधुनिक शैली के गीतों को कहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? लोकगीत। ठीक है, लोकगीत अब गांव में सुनाई नहीं पड़ती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खासकर आना पड़ता था? ठीक है, गांव के घर के भीतर अर्थात चौखट पर जब
आते हैं बड़े बुजुर्ग तो उन्हें खास करके अंदर आना पड़ता था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बुजुर्गों को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दूध डूबे अंगूठे के छाप किसके हैं। ठीक है, दूध डूबे अंगूठे के छाप किसके हैं, तो बूढ़े ग्वाल दादा के। ठीक है, बूढ़े ग्वाल दादा जो है वह आते हैं दूध देने, तो वो क्या करते हैं, दूध से सना अर्थात दूध लगा हुआ जो अंगूठा है उसे वो दीवार पे लगा देते हैं और महीने भर का विवरण उसमें उपस्थित रहता है दूध का, और एक बार उसका हिसाब होता है। ठीक है, महीने भर का, महीने भर के दूध का विवरण उसमें उल्लिखित रहता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कवि ने कहा क्या है। ठीक है, कवि ने कहा क्या है, तो यह एक कविता संग्रह है। ठीक है, कवि ने कहा क्या है, एक कविता संग्रह है, और यह किनकी रचना है, तो ये ज्ञानेंद्रपति जी की रचना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, एका चक्र नगरी क्या है। ठीक है, एका चक्र नगरी क्या है, तो यह एक काव्य नाटक है। ठीक है, एका चक्र नगरी क्या है, काव्य नाटक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, काव्य नाटक। तो आज हम लोगों ने काव्य खंड के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा। इसके आगे हम लोग जो व्याकरण के पोर्शन को कर रहे हैं उसे करते चलेंगे, और फिर जब व्याकरण खत्म हो जाएगा तो उसके भी एक क्या करेंगे, पूरे शॉर्ट वीडियो जितना भी खंड है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, ठीक है, सभी के पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, सभी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का एक खंड देख लेंगे। ठीक है, वन शॉट। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।